बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला और मैं हूं आफ्ताब मुग़ेरी। यकीनी तौर पर आज फ़ैसले करने पड़ेंगे, वो फ़ैसले जो तारीख़ी फ़ैसले आज यकीनी तौर पर पूरी दुनिया पाकिस्तान से लेकर अगर यूरोपीय यूनियन तक, यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर जो है अरब ममालिक तक, ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद अब कहीं ना कहीं ये लग ऐसे रहा है कि फ़ैसले की जानिब बढ़ना पड़ेगा। अगर बात की जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद यकीनी तौर पर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दोबारा कोशिशें तेज़ कर दी और पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक दफ़ा फिर जो है कोशिश और वज़ीर आज़म की कोशिशों से ख़बरें ये भी आईं कि अमेरिका की जानिब से और मुख्तलिफ़ ज़राए ब्लाग ने आज इस खबर को नशर भी किया कि मुज़ाकरात फिर होने जाएंगे और फिर अमेरिका का वफ़द जो है पाकिस्तान तशरीफ़ लाएगा। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये मुज़ाकरात कहीं और हों, मगर फिर ईरान और तेहरान ने अपने वाज़े बयान में जो है बता दिया कि हम पाकिस्तान के अलावा कहीं भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि तय है कि इस्लामाबाद पे एतमाद इस वक्त ईरानी कौम का, ईरानी मौजूदा पूरी हुकूमत का कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि दोबारा अमेरिकन को और अमेरिकन डेलीगेशन को जो है जुम्मे के रोज़ या हफ्ते के रोज़, जो कि अब तक बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ मगर मुख्तलिफ़ ज़राए से ये भी खबरें आई हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और इसी तरह जिस तरह से पिछली दफ़ा आए और बातचीत हुई मगर वो बात जो है बेनतीजे नताइज निकली, क्योंकि किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने की जो कि बारहा अमेरिका की जानिब से ये बताया गया कि कोशिश की गई, वो शराइत रखे गए जो कि जो ईरान ने नहीं माने। इससे बढ़कर बात करें कि वज़ीर आज़म की सफारती लेवल पर सऊदी अरब और कतर और बहरीन, तुर्की और जो है कई ममालिक से बात भी हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है MBS से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ रजब तैयब उर्दगान से भी बात करेंगे कि इस मसले को जो कि इस वक्त यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए 20% से ज़्यादा और जो है अरब ममालिक से लेके पूरी दुनिया तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो तेल की रसाई है और जहाज़ की गुजरगाह है वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। उसकी वजह से ना सही एशिया मगर दुनिया के कई ममालिक जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर तेल की कमी के साथ साथ महंगाई और जो है माशी सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी बारहा ये कहा गया कि दो शराइत बड़े अहम हैं जो कि दिए गए हैं, जो कि वाज़े तौर पर बताए गए हैं, जिस पे न्यूक्लियर असासे यानी कि ईरान की जानिब से जो कि बारहा उन्होंने कहा कि इस पर बात नहीं हो सकती, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि बड़ा अहम है और उस पर भी अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू निकल सकता है। इसी पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान, तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ आज जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, असद शेख साहब हैं, ह्यूस्टन टेक्सास से हैं, अमेरिका से सीनियर तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अनस मलिक साहब हैं, सीनियर साफ़ी तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और एहसन अहमद खान साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद अल मशरकी है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। चारों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए अहमद साहब एहसन साहब आपकी तरफ जानिब आऊँगा। फरमाइएगा कि फ़ैसला होते हुए नज़र आ रहा है इस वक्त, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर दोनों फ़रीक़ैन को कोशिश की है कि दोबारा वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे और हतमी फ़ैसले की जानिब बढ़े। जी फजा बनी एहसन साहब। तो हम एक सॉरी जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर नहीं थी। जी अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शायद हमें जब अब ये नेगोशिएशन शुरू हुए थे तो ऐसा लगा था कि शायद एक ही बैठक के अंदर ये कोई नतीजा बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये बहुत अगर आप देखें जो ईरान और अमेरिका के जो हालात कशीदा हैं वो अभी से नहीं है। ये 1953 में जब प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को उतारा गया, ऑपरेशन एजैक्स उस वक्त किया गया, अब वहां से लेके अब तक 2026 और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये 70 एक साल की कहानी है। जो मिसट्रस्ट है, जो एक दूसरों के ऊपर शक है, और जो तकलीफ पहुंचाई गई है ईरान को इतने अरसे से,
वो इतने आराम से खत्म होने वाली नहीं है। शायद ये था कि पहली जो निशिस्त हुई है उससे एक रास्ता खुला है। देखिए 79 के बाद से, जब से ईरान और अमेरिका के हालात कशीदा है, इस लेवल के कभी कोई डेलीगेशन या कोई लीडरशिप आमने सामने बैठी ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि एटलीस्ट उस डेलीगेशन को लाके सामने बैठा दिया गया। और अब दोनों फरीक जो हैं वो एक दूसरे को के अंदर एक पर्सनल रेपुटेशन है उनके, कि एक दूसरे को बाय फेस जानते हैं, एक दूसरे के मजाज को थोड़ा सा समझ गए हैं, एक दूसरे की जो रेड लाइंस हैं उनको समझ गए हैं कि जी कहाँ पे दूसरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है और कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जब भी आप नेगोशिएशन की मेज पे आते हैं तो आप मैक्सिमलिस्ट अप्रोच के साथ आते हैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं और ड्यूरिंग नेगोशिएशन ये अंदाजा लगाया जाता है कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। यही कुछ हुआ है जो लास्ट नेगोशिएशन इस्लामाबाद के अंदर हुए। और तमाम पार्टीज ने इस चीज का एडमिशन किया है कि ज्यादातर नुकात के ऊपर, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस चीज को कहा है कि ज्यादातर नुकात के ऊपर एग्रीमेंट हो गया था। एक तो नुक्ते ऐसे हैं जो कि पेचीदा है और उनके ऊपर अभी बातचीत मजीद होनी बाकी है। अच्छा होता कि अगर इस निशिस्त से कोई एक डिक्लेरेशन आ जाती, मसलन के सीज फायर को 30 दिन तक बढ़ा दिया गया है, एक या दो पॉइंट जिनके ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो गया है और बाकियों के लिए कोई फेज वाइज प्रोग्राम का ऐलान हो जाता, तो वो जी। शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फैसला करना जरूरी होगा दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों पार्टीज इस जंग से बाहर निकलना चाहती हैं, इसीलिए सीरियस है नेगोशिएशन के लिए। जनाब आपने वजह फरमाया, सीरियस हैं बातचीत करने के लिए। असद शेख साहब आपकी जानब पाऊँगा, एक तो तय है कि फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है और मुज़ाकरात अगले अगर पाकिस्तान में होते हैं, जो कि आज CNN से लेके मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग ने ये खबर नशर भी की कि पाकिस्तान की जानिब दोबारा अमेरिकन डेलीगेशन आएगा। इस दफ़ा हमारे मेहमान कौन होंगे, इस डेलीगेशन में कुछ नाम तब्दील हो सकते हैं। समझते हैं कि इस्लामाबाद की जानिब अगर DC से परवाज़ उड़ती है और इस्लामाबाद की जानिब, तो इसमें कुछ नाम चेंज होंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, लास्ट टाइम जो पहले मुज़ाकरात हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि बिफोर एंड रिजल्ट ईरानियन डेलीगेशन जो है वो ऑलरेडी दैट वाज आउट, वो जी। पहले चले गए थे और जेडी वेंस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर में। लेकिन वैसे होना ये चाहिए था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं भी हुए, लेकिन दे आर अबाउट डील और एन एग्रीमेंट, तो ठीक है। उनको दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और मुश्तरका तौर पे बताना चाहिए था सबको कि वी आर 1 or 2 स्टेप्स अवे और तकरीबन डील हो चुकी है। तो इट वाज अ से ऑफ रिलीफ फॉर ऑल द वर्ल्ड। लेकिन उसका तासुर ये गया कि ईरान पहले ही चला गया उठ के, और जो जेडी वेंस आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड देन ही लेफ्ट फॉर द यूएस। अब सिनेरियो पाकिस्तान ने ऑफर की है कि सेकंड सिटिंग, और उसके लिए बैकडोर चैनल्स उनके काम कर रहे हैं। जैसे पोटस ने कहा कल इन द मॉर्निंग टुडे कि वी रिसीव द कॉल फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू बी अगेन go for any deal or Iran wants to be। तो उसमें आई थिंक जो अभी न्यूज आ रही है कि कतर ने शायद उससे मना कर दिया है कि दे विल नॉट गोइंग टू सिट टुगेदर, और उनका जो ट्रस्ट है, दे ऑल ट्रस्ट पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप के दे कैन कम एंड अगेन सिट टुगेदर। और जो अभी मैंने जैसे सुना फैसल साहब कह रहे थे कि देयर इज ऑलमोस्ट डील, एक या दो जो उनके पॉइंट्स रहते हैं, एक तो न्यूक्स वाला पॉइंट्स है कि इट्स मोर देन द 5 years, क्योंकि ईरान ऑलमोस्ट एग्री एंड दे फॉर द 5 years, but US insisted for 20 years। So I think they can make a deal within a week if it is possible any midway। ठीक है।
तो अगर समझा जाए कि असद शेख साहब के ये ईरान की जानिब से आज ये भी खबर आई कि वो भी इस्लामाबाद के अलावा कहीं बात नहीं करना चाहते, तो फिर कहा जाए कि अब दोबारा मुज़ाकरात अगर इस्लामाबाद में होते हैं तो बहैसियत अमेरिका में आप बैठे हुए हैं, समझते हैं कि कुछ नताइज को निकलेंगे मुज़ाकरात बातचीत, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो कहा जाए कि मुज़ाकरात कामयाब तो नहीं हुए मगर कुछ नुकात पे जैसे आपने भी बताया कि उठ के वो चले गए और दोनों फरीक़ैन ने कोई ऐसी बात नहीं की। और ये अच्छी बात भी है कि उसके बाद जो सीज़ फायर था जिसे कहा गया जंग रोकने के लिए हम पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी कि वो जंग भी अभी तक रुकी हुई है, मगर उसके बाद अब जो दोबारा बैठते हैं कोई नताइज निकल सकेंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव। जो सिनेरियो है, पहले सिर्फ यूएस पे प्रेशर था कि यूएस कम एंड सिट ऑन द टेबल, क्योंकि जो जंग की शुरुआत हुई थी और यूएस को अपने अवाम की तरफ से भी, बिकॉज अमेरिकन वांट पीस, तो उनको वो प्रेशर था। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज होता नजर आ रहा है कि Iran also got the pressure from the Middle East, from countries, even though Pakistan की तरफ से भी, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली देखें पाकिस्तान इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि इन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान हैव अ डिफेंस डील और यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, कतर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान पोजीशन आल्सो वेरी क्रिटिकल एंड पाकिस्तान डेस्परेटली वांट कि ये डील हो जाए। इट इज गुड फॉर ऑल द रीजन, ऑल द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका भी है। साथ ही रहिएगा, मैं जो है अनस मलिक की तरफ जाऊंगा। अनस साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि इस जंग के नताइज जो भी निकले, मगर तय है कि नताइज बड़े ख़तरनाक निकले हैं, जो कि पूरी दुनिया उस नताइज से इस वक्त परेशान है। अब तो बिल्कुल कहा जाए कि यूरोपीय ममालिक भी मैदान में उतर हैं और अब जो है कहा जाए कि फ़्रांस और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया वीडियो लिंक पे जो है एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कोशिशें यूरोपीय यूनियन की भी हैं। इसी तरह जो है चाइना ने भी दो ठोक अपना मौक़िफ़ रखा है। तो समझा जाए कि अब अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनली और दुनिया लेवल पर जो है अब प्रेशर जो डेवलप हो रहा है उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ फैक्चुअल करेक्शंस करना चाहूँगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो मुझसे पहले असद साहब बात कर रहे थे, एक तो ईरान का वफ़द जो है वो कभी नेगोशिएशन छोड़ के नहीं किया, ये बात कहना गलत है। जेडी वैंस सुबह 7 बजे के करीब रवाना हुआ और ईरान का वफ़द शाम को 4:30 बजे रवाना हुआ। तो मेरी मतलब सुबह 7 और शाम 4:30 फ़र्क आपको वाज़ेह है, एक बात। दूसरा ये कि 2 बजे रात तक जो है नेगोशिएशंस बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे और उसके बाद ब्रेक हुआ। ब्रेक में कॉल आई एक जेडी वैंस को, जिसको ईरानी साइड वो एलेज करती है कि ये कॉल जो है वो नेतन्याहू की तरफ से थी मुबैना तौर पे, और अमेरिकी साइड इसको डिनाई करती है। जेडी वेंस को नहीं, उनके दामाद को, ट्रम्प के दामाद जो हैं उनको फ़ोन आया, काफ़ी देर तक वो बात करते रहे, जो कि खबर है अगेन डिस्प्यूटेड है। और उसके बाद अमेरिका ने अपना गोल पोस्ट शिफ्ट किया इस पूरे नेगोशिएशंस में। पूरी बहुत क्लोजली इस नेगोशिएशंस को मैंने कवर किया। मैं मौजूद था उस मीडिया सेंटर में भी, और दोनों साइड पे जो मेरे ज़राए थे, ईरानी साइड पे भी अमेरिकी साइड पे भी, 2 बजे रात तक तो जो नेगोशिएशंस हो रहे थे वो तो इतने पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे थे कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आज से पहले वाले होने वाले मुज़ाकरात में कभी हुई नहीं है। ना अमान में हुई टेक्निकली, ना जिनीवा में हुई, ना मस्कत में हुई। तो कहीं ना कहीं तो बर्फ पिघल रही थी। गोल पोस्ट तो अमेरिका की जानिब से शिफ्ट किया गया जब ये कहा गया कि जी 400 किलोग्राम जो यूरेनियम अफजोदा यूरेनियम है उसको जो मूव करना है स्टॉक पाइल, उसमें अमेरिका उसको सुपरवाइज करेगा। भाई अमेरिका कौन होता है इसमें इस पूरे मामले को सुपरवाइज करने वाला? ईरान की यूरेनियम है, ईरान की मर्जी है कि वो जलाए, रखे, किसी और को दे, पानी में डाले, जो भी करे। ईरान जब सॉलम गारंटी देने को तैयार था कि जी 2003 से हमने ये बात की है कि एटमी बम नहीं बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे मतलब ईरान की जानिब से तो टेबल नहीं छोड़ा गया। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी चले जाएं, अभी जिनीवा में होने वाली बातचीत जो थी, तो बातचीत के दौरान
नेगोशिएटिंग टेबल को तबाह कर दिया गया, मुज़ाकराती टेबल को तबाह कर दिया गया अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। फिर आप पिछले साल चले जाएं, जून की जो जंग हुई थी, 13 जो रोज़ा जंग थी, तब भी मुज़ाकराती टेबल को तबाह कर दिया गया था, कत्ल गारत कर दी गई थी अमेरिका की जानिब से। तो ईरान की जानिब से तो इसमें उस तरह से नहीं है। तीसरी बात, अब आ जाए आपके सवाल की तरफ। जो आपने बात कही कि जी जो ग्लोबल प्रेशर है, ग्लोबल प्रेशर बिल्कुल माउंट करेगा यूएस के ऊपर, लेकिन इस टाइम पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। मेरे ख्याल से एस्केलेट टू डी एस्केलेट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि वो करें, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हुए हैं और मिड टर्म इलेक्शंस में अभी जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो जेडी वैंस और प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो खुद अमेरिकी मीडिया की, बल्कि फॉक्स न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रो है, उनके अपने सर्वेस के अंदर जो है वो डिस्प्यूटेड है और उनकी स्टैंडिंग्स लो दिखाते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि दोनों साइड्स को एक ऑफ रैम्प चाहिए कि किसी न किसी तरह जो है इस मामले के ऊपर जो है वो ठंड रखी जाए या उसको इसके ऊपर लिड रखा जाए और वो एक एवेन्यू देख रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने एक और बात की कि पाकिस्तान डेस्परेट है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान डेस्परेट नहीं है, पाकिस्तान कंसर्न्ड है, डेस्परेट बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, 911 किलोमीटर का बॉर्डर है, 921 किलोमीटर का। और उस 900 किलोमीटर बॉर्डर से पहले पाकिस्तान ये बात समझता है कि अगर स्पिल ओवर होता है, खुदा न खास्ता ईरान में अगर बदअमनी फैलती है, तो स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो ईरान तक कन्फाइंड नहीं रहेगा बल्कि उसके बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाएगा। ये बात पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पावर कॉरिडोर्स में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह ये बात समझते हैं और वो देख चुके हैं कि अफगान वॉर में, दोनों वॉर्स में, चाहे वो जिहाद हो या अफगान जो ये वॉर ऑन टेरर हो, उसमें जो स्पिल ओवर था उसका जो खमियाजा है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है। तो इस्लामाबाद नहीं चाहता, तो इस्लामाबाद के इंटरेस्ट में है कि पीस सस्टेन आज करें। की अगर आखिरी बात, आज के उस इंटरव्यूज़ की अगर बात करूं, जो कि आज जैसी वर्जन दे दिया है नायब प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें एक तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की, वज़ीर आज़म की और पाकिस्तान की इस कोशिशों को उन्होंने सराहा भी है। और उससे आगे बढ़ के बात करें तो उन्होंने एक उम्मीद भी दिखाई है कि कहीं ना कहीं बातचीत जो है ख़त्म नहीं हुई और मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। जो 12 हिंदुस्तान का मीडिया और जो है इसराइल का मीडिया ये ख़बरें जिस तरह से नशर कर रहा था, क्योंकि उनकी वहाँ भी थी, कोशिश भी थी कि किसी भी तरह इस मुज़ाकरात, पहली बात तो हो ना, जो है अमेरिका आए ना और ईरान आए ना, मगर उसके बाद आज के इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं अभी उनको जवाब तो मिल गया होगा ना, क्योंकि अब खुद अमेरिका इस चीज़ को मान रहा है कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए मुज़ाकरात की टेबल जो है, मुज़ाकरात अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो द टॉक्स फेल्ड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। टॉक्स फेल नहीं हुए थे, टॉक्स ख़त्म नहीं हुए थे, टॉक्स जो हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे कि पहले हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कहा कि 47 साल की एनिमोसिटी है, 47 साल की एनिमोसिटी को आप 21 घंटे के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, 10 चीज़ें हैं और उसमें वक्त लगेगा और वो वक्त हमें देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस महीने के आखिर तक हम कोई ना कोई डील की किसी फॉर्म को ज़रूर देखेंगे और ये पाकिस्तान लेड अनस साहब इनिशिएटिव है साथ ही और रहेगा, पाकिस्तान लेड। एहसन साहब की तरफ जाऊंगा। एहसन अहमद खान साहब, एक तो बात करें कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए जिस तरह से कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उसको फौरी तौर पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो टाइम दिया था कि 7 बजे जो है अमेरिकन नेवी तमाम जितने भी जहाज़ हैं वहाँ से उनको रोक दिया जाएगा और रोक दिया गया। उसके बाद चाइना का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त सामने आया। तो कहा जाए कि अब जो है कहीं ना कहीं चाइना और रूस और इसके साथ साथ अरब मुल्क के लिए भी अब फ़ैसला करने में बड़ा इस वक्त कठिन वक्त है ये, कि कहीं ना कहीं उनको भी फ़ैसला करना पड़ेगा कि अगर ये मज़ीद मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और जंग की जानिब बढ़ते हैं तो फिर सर ये चाइना कहाँ खड़ा होगा? अच्छा, इस पे 2-3 लीगल चीजें मैं आपको बताता चलूँ इस पे। पहला तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि वो एक मर्कीरियल सी पर्सनालिटी है, नीजर रिएक्शन में कोई ना कोई डिसीजन दे देते हैं रादर देन कि अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या अपने जो सेक्रेटरीज हैं उनके थ्रू किसी पैगाम को पहुंचाया जाए, वो ट्रुथ सोशल पे आते हैं और वो डायरेक्ट पब्लिक डिप्लोमेसी में जाके अपना जो डिसीजन है उसको वहां से इशू कर देते हैं। जी ये जो उन्होंने ऐलान किया कि जी हम मुकम्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो है ब्लॉकेट कर देंगे,
कानूनी तौर पे वो इसका नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनका ब्लॉकेट नहीं कर सकते। अगर आप बेलिजरेंट हैं और आपके जो जिनके साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप है उसका भी अगर आप ब्लॉकेट की अनाउंसमेंट करें, तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 42 है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इजाजत देता है कि वो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई कर सके, क्योंकि ब्लॉकेट जो है वो एक मिलिट्री एक्शन है। तो ये तो हो गया इसकी कानूनी स्टेटस। एक और चीज उसमें ये कि अगर आप ब्लॉकेट करते भी हैं तो उसमें आप खुराक, अद्वियात और ह्यूमन सस्टेनेंस की जो चीजें हैं उनको आप नहीं रोक सकते। अब इस पूरे मामले में चाइना एक न्यूट्रल स्टेट रखती है, तो आप चाइना की ट्रेड को रोक नहीं सकते। और चाइना ने जो स्टेटमेंट भी दी है क्योंकि ईरान के साथ उनका एक 25 साल का मुआहदा है 400 बिलियन के ऊपर जो उनकी डील्स हैं, उनका ऐलान भी इसी तरह से है कि हमारी डील्स हैं ईरान के साथ, हम अपनी डील्स को ख़राब होने नहीं देंगे। और मेरा ख्याल है अमेरिका भी इस चीज़ से कॉग्निजेंट है कि वो इस ब्लॉकेट को उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकेगा, बिल्कुल। क्योंकि ब्लॉकेट को जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 3 प्री रेक्विजिट्स हैं। 1 कि ये डिक्लेयर्ड हो, इम्पार्शल हो और इफेक्टिव हो। ये इफेक्टिव तो इसलिए नहीं हो सका आज, एक तो शायद यूएस नेवी अपनी जगह पे मौजूद ही नहीं है। अभी इलाके में उनके कुछ 15-16 जहाज मौजूद हैं, लेकिन जो ऊपर गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आए हैं वो 4-5 जहाज ही हैं। मगर दावा तो और 152 का किया गया था। नहीं नहीं, जो इतनी बड़ी शायद तो स्पेस ही नहीं है इतनी बड़ी नेवी को लाने के लिए, क्योंकि फोर्सेस को एक जगह पे अप्लाई करने के लिए एक एरिया चाहिए होता है। वो तो वहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे पे टकरे मारते फिरेंगे फिर। चाइना के 2 जहाज निकले जी। बीबीसी के ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है कि ब्लॉकेट की अनाउंसमेंट के बाद भी जो ईरान से लिंक्ड 4 जहाज वहां से निकले हैं, जिनमें से 2 ने तो ईरानी पोर्ट से निकले हैं। सो एज ऑफ नाउ अभी ये जो है ब्लॉकेट वो इफेक्टिव नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि ये एक लूज ब्लॉकेट है और इसको ये सिर्फ इकोनॉमिक ब्रिंकमैनशिप के ऊपर है, ताकि वो जो ईरान ने शिफ्ट कराया है अपने टेरिटोरियल वाटर के अंदर, और जो टोल की बात कर रहे हैं कि जो गुजरेगा हमें टोल पे करेगा और आगे गुजर नहीं सकता, तो कुछ प्रेशर वो ईरान एक्सर्ट कर रहा है, कुछ प्रेशर यूएस की तरफ से आ रहा है। अल्टीमेटली ये वो चिकन वाली गेम है कि जी हु ब्रिंग्स फर्स्ट, और कौन मुज़ाकरात के अंदर पहले बात दूसरे की मानने के मानता है। तो ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। उम्मीद ये है और अभी नजर भी आ रहा है कि अभी तक से सीज फायर होल्ड कर रहा है, किसी किस्म की काइनेटिक या मिलिट्री एस्केलेशन नहीं हुई है, जो इस चीज़ का सबूत है कि अफ्रीकैन जो है वो बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को टेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि वो एस्केलेशन फर्दर ना जा सके, और इसमें जब बाकियों के इंटरेस्ट जैसे खासतौर पे चीन के इफेक्ट होना शुरू हो गए, ईरान से निकलने वाला 90% तेल जो है वो चाइना जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाला तकरीबन 50 से 60% तेल जो है वो चाइना जाता है। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट गल्फ स्टेट्स तो हैं जिनकी 80 से 90% आमदनी जो है वो तेल के ऊपर है, लेकिन कंज्यूमर एंड पे चाइना सबसे बड़ा इफेक्ट है, तो चाइना को इसमें बीच में आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। असद शेख साहब, आपके लिए बड़ा अहम सवाल छोड़ते जा रहा हूँ, वापसी आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। क्या इन तमाम सूरत हाल पे अमेरिका के आम लोगों पे भी माशी और सियासी दबाव है वाइट हाउस पर और ट्रम्प इंतज़ामिया पे? वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या इस जंग के असरात यकीनी तौर पर जहाँ पर पूरी दुनिया पे पड़े हैं, और इसके साथ साथ क्या अमेरिका की मौजूदा हुकूमत यानी कि ट्रम्प इंतज़ामिया और वहाँ के आम लोगों पे भी पड़ेंगे। ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। एहसान अहमद खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वाक़तन जहाँ पर जो है दुनिया में खाम तेल के महंगा होने के बाद दुनिया में इस वक्त महंगाई हो चुकी है, मगर इसके साथ साथ अमेरिका की बात करें कि जैसे कि पहले भी थोड़ी देर पहले अनस मलिक साहब भी बता रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन नज़दीक हैं अमेरिका के अंदर,
तो क्या इसके असरात ट्रंप पे भी बराह रास्त पड़ेंगे और इसके साथ साथ इस तमाम जंग के जो अखराजात हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के आम लोगों पे भी पड़ेंगे? जी बिल्कुल। जंग एक बड़ा कॉस्टली बिजनेस है। एक रफ अंदाजा लगाया गया कि ये 40 दिन की जो जंग है, इससे जो ग्लोबल जीडीपी पे एवरेज इफेक्ट आया वो है 0.4%, 4%। और अमेरिका की क्योंकि इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो अमेरिका पे जो इसका इफेक्ट होगा वो तकरीबन 2% होगा। छोटे ममालिक जो हैं वो तकरीबन 0.7% तक उनके जीडीपी पे इस 40 दिन की वजह से इस साल में इफेक्ट आएगा। अगर आप सिर्फ एयरक्राफ्ट और जो उनके ड्रोन्स के लॉसेस हैं जो कि इस 40 दिन के अंदर हुए, वो तकरीबन 2.8 बिलियन डॉलर्स के हैं अमेरिका के। इसके अलावा डेली का जो जंग का खर्चा है वो 890 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक का ये तकरीबन खर्चा बताया जाए। तो अगर आप इसको रफली लगाएं तो सिर्फ जंग लड़ने का जो खर्चा है, और इसमें मैं जो कि उनकी बेसिस मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर जो डैमेजेस हुए हैं, तो सिर्फ जंग लड़ने का जो नॉन खर्चा है वो 40 से 50 अरब डॉलर का है। परसों यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो है उर्सुला वॉन्डरलैंड जो है, उन्होंने कहा कि 40 दिन के अंदर यूरोपियन यूनियन का जो फ्यूल का बजट है वो तकरीबन 22 अरब यूरोस बढ़ गया है। तो इस जंग का जो 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 इफेक्ट आएगा इकोनॉमिक साइड के ऊपर, अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो जंग से पहले वहां पे गैसोलीन पर गैलन जो है वो तकरीबन 2.8 डॉलर पर गैलन थी, जो इस वक्त 4.2 गैलन एवरेज पे आ चुकी है, क्योंकि उधर हर स्टेट अपनी मर्जी से फ्यूल की कॉस्ट रखती है। तो कैलिफोर्निया के अंदर 5.8 डॉलर्स तक वो फ्यूल की कॉस्ट जा सकती है। अब जब फ्यूल बढ़ता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉर्गेज रेट्स हाई। तो 2 दिन पहले मैं एक शो में साजिद तारक साहब के पास बैठा हुआ था जो कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ है उधर अमेरिका में, जी। और वो फरमा रहे थे कि हर अमेरिकी को जो है 2-2 जॉब्स करनी पड़ रही है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि उन लोगों से अफोर्ड नहीं हो सकता, और इसका अभी इफेक्ट आना है जो कि पे पड़ेगा। फर्टिलाइजर है, 1/3 दुनिया की जो खाद की पैदावार है वो इस इलाके में होती है। ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जहाँ पे अगली फसल के लिए उनके पास खाद मौजूद नहीं है। इंडिया को खाद चाहिए जो कि सबसे ज्यादा खाद का कंज्यूमर है दुनिया के अंदर। सो ये इफेक्ट्स तो इसके इकोनॉमिक, अभी तो आप ये समझ लें कि ये रिपल इफेक्ट है जो कि शुरू हुआ है, जो पूरा साल हमें लगेगा इस पूरे सप्लाई चेन को सही करने में। इसलिए ये जंग जितनी जल्दी रुक जाए, नॉर्मलाइजेशन आ जाए। आपके जहाज हुर्मुज क्यों नहीं क्रॉस कर रहे? क्या सिर्फ अमेरिका और ईरान की थ्रेट है? नहीं, असल बड़ा मसला ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जहाजों को इंश्योर नहीं कर रही, या वो जो बिल्कुल। प्रीमियम मांग रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि जहाज वो पे नहीं कर सकते, और कोई भी ये इतना बड़ा रिस्क लेने पे तैयार नहीं है बगैर इंश्योरेंस के। इस वजह से ये सप्लाई चेन की जो डिस्ट्रप्शन हुई है, इसको रीसेट होने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगा। इसलिए असद साहब इसको साथ ही रहेगा हमारे साथ, जो है असद शेख साहब भी हैं और डॉक्टर हामिद हामिद अल मशरकी साहब भी हैं। हामिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि मुज़ाकरात का अब बात की जा रही है कि दोबारा इस्लामाबाद में होंगे, जो कि अल्लाह करे हों, और इस्लामाबाद की भी कोशिश है, पाकिस्तान की भी कोशिश है कि बारहा कहीं ना कहीं नताइज की तरफ जाया जाए और इस जंग से पूरी दुनिया को निकालने की जो कोशिशें हैं फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म की और पाकिस्तान की, तो समझा जाए कि अब दोबारा जो कि आज की खबरें हैं वो बड़ी मुस्बत हैं कि अमेरिकन डेलीगेशन जो है वफ्द दोबारा इस्लामाबाद आएगा, और ईरान ने तो कह दिया इस्लामाबाद के अलावा हम कहीं बात भी नहीं करेंगे। जी मुगेरी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह दोबारा सेकंड राउंड भी होगा। और आपको मैं बता दूं, जब पहला राउंड हो रहा था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा कि ये मुज़ाकरात हतमी नतीजा इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल मसाइल हैं। जंग बंदी होना, फिर उसके बाद एक दूसरे की शराइत को मानना या उस पर कोई मिडल का रास्ता निकालना, तो ये बड़ा एक सब्र आजमा अमल है। और पाकिस्तान को एजाज है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मुज़ाकरात के लिए कोशिश जारी है, और मुझे बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, और इंशाअल्लाह इसमें कोई
बिल्कुल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नताइज निकलेंगे। इम्पोर्टेंट है। हाँ, वजह फरमा रहे हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस्लामाबाद जो कोशिशें कर रहा है वो एक बड़ी अहम है, ना सही दुनिया के लिए मगर इंसानियत के लिए जो है कोशिशें बड़ी अहम है, और जो कि पाकिस्तान 12 कोशिश कर रहा है। मगर इसके साथ साथ इसराइल और नेतन्याहू और फादरलैंड और मदरलैंड की भी बात करें, इससे आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता। मुझे पता है कि फादर और मदरलैंड की जो बात मोदी और नेतन्याहू की है तो उस पर अच्छा कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो अब अगर ये मुज़ाकरात जो कि मुझ समेत पूरे आलम इस्लाम की और पूरी इंसानियत पर यकीन रखने वालों की एक विश है, दुआ है कि हों, मगर जो फादरलैंड है वो उसका क्या होगा, मदरलैंड का क्या होगा? बिल्कुल बुगेरी साहब, बदकिस्मती से यही दो सबसे बड़े स्पॉइलर फैक्टर हैं। यही दो शैतानी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग लगे, क़यामत बर्पा हो, मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हो। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनको शिकस्त होगी, इनकी जो है अज़ाइम वो नाकाम होंगे। और आपने देखा कि किस तरह सफ़े मातम बिछी होती है इंडिया में और इसराइल में जब पाकिस्तान इनको होस्ट करता है। और यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अब खुद इंडिया के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जी मोदी जो है वो मुकम्मल फेल हो गया है, आइसोलेटेड हो गया है, और उसकी वजह सिर्फ उसकी अपनी गलत हिंदुत्व पॉलिसीज हैं। ऐसी पॉलिसीज जो ना तो इंसानियत दोस्त हैं, ना ही किसी भी हालत में उनको बेहतर कहा जा सकता है, बल्कि बदतरीन हैं। और उसकी वजह से देखें कि आज हिंदुत्व आइडियालॉजी के अलावा बाकी सारा हिंदुस्तान जो है वो खुद तस्लीम हो रहा है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर मोदी चलता रहा तो मोदी जो है वो इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। बिल्कुल, और जब दुनिया को ज़रूरत थी ख़ास तौर पे ईरान को मदद की, तो दावेदार जो हिंदुस्तान हमेशा दावा करता है कि हम एक बहुत पुराने और कदीमी दोस्त हैं ईरान के, और उस वक्त जो है वो फादरलैंड डिक्लेयर करने वाले नरेंद्र मोदी चाय वाले आसाम में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए नज़र आए। ये तो अलमिया था जो कि हिंदुस्तान की मीडिया पे तो नहीं मगर जो सोशल मीडिया पे और आम, जिसको हिंदी में कहें कि आम पब्लिक और आम जनता, अब तो ये सवाल पूछ रही है कि विश्व गुरु कहाँ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी पब्लिक पूछ रही है कि भाई विश्व गुरु तो अब शहबाज शरीफ बनने जा रहा है, इंशाल्लाह फील्ड मार्शल विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया को आलमी जंग से बचाया, अमेरिका को फेस सेविंग दी, ईरान को इज्जत बख्शी, सऊदी अरब ईरान में जंग को रोका, यूएई के लिए जो है वो हमने जो कर सकते हैं वो किया। इसी तरह खित्ते के अंदर अमन के लिए, आपने हुर्मुज के लिए हम जो कर रहे हैं शायद दुनिया की तारीख में किसी ने न किया हो। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं। मैं बिल्कुल, हामिद साहब साथ ही रहेगा। ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे साथ असद शेख साहब भी हैं। असद शेख साहब, बात करें जहां पर विश्व गुरु की बात करें, और दुनिया में जब ज़रूरत थी पाकिस्तान ने बड़ा अहम कदम उठाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि यकीननी सबसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और बारहा पाकिस्तान के उस अच्छे काम पर सीना चौड़ा करके घूमते भी हैं, बताते भी हैं, और लोग जो अब पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वहीं पर हिंदुस्तानी जो है, जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो अपने मुल्क पर और नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो हैं कहाँ। कम से कम जो वो अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अल अरब मुल्क में इतने हिंदुस्तानी मौजूद हैं, उनका तक नहीं पूछा कि वो ज़िंदा हैं भी या नहीं, उनके लिए कोई इक़दाम नहीं किए। मगर पाकिस्तान उसी जगह पर ईरान से लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इशू होता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी को रेस्क्यू भी करता है, निकालता भी है और बात भी करता है। जी मुगरी साहब, बिल्कुल यू आर वेरी मच राइट। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है इट इज़ वेरी पॉजिटिव, और पूरी दुनिया और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हम यहाँ रह रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि सिफारतकारी के महाज पे या दूसरे जो महाज हैं, रिसेंट पास्ट में अभी हमने देखा
उसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आगे है और बहुत आगे है। और मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट मैं कहूँगा यूएई, क्योंकि एज फार एज आई सॉ कि कल की न्यूज़ थी या आज सुबह की रिसेंट न्यूज़ है कि यूएई इन इंडिया इज अबाउट मे बी साइनिंग अ डिफेंस डील। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मामले पे जो हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद ने जो किरदार अदा किया विच इज वेरी गुड, और अमेरिका का ऑब्वियसली ट्रस्ट था। दैट इज द रीजन कि अभी पहली जो नशिस्त हुई मुज़ाकरात की वो खत्म हुई और वी आर होपफुल फॉर द सेकंड वन, एंड जो फाइनल होगी अगर उसमें थोड़ी डिले भी हुई तो देयर इज अ चांसेस के जो सीज फायर है इट विल बी एक्सटेंडेड 2 more weeks। उसकी भी बात चल रही है कि अगर मुज़ाकरात में, क्योंकि मुज़ाकरात अभी 40 साल के बाद आपने देखा होगा कि लेबनान एंड इसराइल आल्सो ऑन द टेबल, तो वो शुरुआत हुई है और वो भी उस पर प्रेशर है ऑन इसराइली प्राइम मिनिस्टर के उसको ये बात करनी है। एंड फ्रॉम दिस साइड जो 2 मेन चीजें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और न्यूक्स, उस पे काफी हद तक बात हो चुकी है पहली नशिस्त में, और होपफुली कि इन कमिंग वीक्स वी विल सी अ वर्ल्ड सी द गुड न्यूज। और एज अ अमेरिकन ऑफ कोर्स इट इज इम्पैक्टेड ऑन एवरीवन, क्योंकि यहाँ जो गैस प्राइसेस हैं वो इट्स ऑलमोस्ट डबल। अभी मैं मोजेस गैस की बात सुन रहा था, ही इज वेरी मच राइट कि आप देखें कि यहाँ it was a $2 gallon और अब it is almost $4। कैलिफोर्निया में अप्रॉक्स $6-7, और उसका जो सप्लाई चेन का इफेक्ट है वो पूरी दुनिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ है। और उसको काउंट डाउन होने में, उसको काम होने में, इवन दो आफ्टर दिस जंगबंदी के बाद उसको 6 से 8 महीने लगेंगे अपनी जगह पे आने के लिए। सो नाउ प्रेशर ऑन बोथ, पहले सिर्फ यूएस पे था लेकिन दिस ऑन ईरान एज वेल कि उसको ये जंगबंदी करनी है। और जाहिर है ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात ऐसे रखना चाहेगा कि आइंदा, क्योंकि पड़ोस छोड़ के कोई नहीं जाता। शेख साहब, दूसरा उस बात पे आए, अगर ये बातें कामयाब हो जाती हैं कि ईरान पे जो आयद पाबंदी हैं, क्या इस जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें है कोई कि पाबंदी भी हटाई जाए और उनके जो फ्रीज हैं अकाउंट्स वगैरह तमाम चीज़ें उन पे जो है तवज्जो दी जाए, वो भी कम से कम ईरानियों को इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हो जो अब मुलाकात होगी? जैसे पहले इनसाइड न्यूज थी बिफोर द फर्स्ट टॉक कि यूएस माइट एग्री टू जो उनके बैंड अकाउंट हैं मुख्तलिफ ममालिक में उन पे पाबंदी उठा ले और जो है काफी रिलीफ दे अगर जो यूएस की 2-3 जिस पे पॉइंट्स हैं उस पे अगर ईरान एग्री हो जाता है तो होप फॉर द बेस्ट। ये स्टेप वाइज होगा, एक ही डिशेस में, जैसे अभी एक मोजेस भाई कह रहे थे कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये 40s 50s से जो चलता आ रहा है वो एकदम से क्योंकि देखिए बाप जो है वो एकदम से नीचे नहीं होती, उसको टाइम लगता है। जब भी अब आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन होना ये चाहिए कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मैंने पहले अभी यहाँ पे बात कर रहा था तो मैंने बात की थी कि ईरानियन डेलीगेशन निशिस्त छोड़ के नहीं चला गया, लेकिन एक जब मुज़ाकरात होते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे मुस्बत मैसेज जाए दुनिया को कि हाँ मुज़ाकरात हुए, उसमें ऊंच नीच होती है, कभी पार्टीज एग्री होती हैं कभी नहीं, एंड डोर्स आर ओपन, तो वी आर टुगेदर एंड वी वर्क ऑन दैट। सर मैं मुख्तसर अगर एहसन साहब आपसे जानना चाहूँ कि थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा वक्त की कमी की वजह से, कि वाक़तन अब जो दूसरा राउंड जो होगा इस्लामाबाद में
मेहमान जो भी आए, जो भी अमेरिका की जानिब से आए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं शायद अब इस डेलीगेशन में कुछ लोग चेंज होंगे, तो कहा जाए कि मज़ीद जो लोग चेंज होंगे वो कहीं ना कहीं नताइज पे पहुँचेंगे। और अगर नताइज पे पहुँचते हैं तो वही वाला सवाल जो शेख साहब के सामने रखा कि सबसे पहले जो ईरान की डिमांड है कि उनके जो अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं उनके जो है अनफ्रीज़ किए जाएं और पाबंदी हटाई जाए। सबसे पहले तो यही होना चाहिए। देखिए, ये ऐसे नहीं होता इस लेवल के नेगोशिएशन में कि अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो शायद नताइज चेंज हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक लेवल की, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल की डिस्कशन होती है। जी आने से पहले एजेंडा शेयर किए जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज दिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बहस किया जा सकता है। सो जो भी टीम के मेंबर्स होंगे, एट टाइम्स कह दिया जाता है कि हार्डलाइनर्स बीच में शामिल हो जाते हैं या डिट्रैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। जो भी टीम में शामिल होंगे, दोनों साइडों के लिए सुप्रीम जो होगा वो अपना नेशनल इंटरेस्ट होगा। दोनों बिल्कुल। चीजें उसी चीज को फॉलो करेंगी और जितना मैक्सिमम कंसेशन ड्रॉ कर सकते हो इस नेगोशिएशन से, दोनों साइड्स उस चीज के लिए कोशिश करेंगी। बिल्कुल। हामिद साहब हैं हमारे साथ। हामिद साहब, अगर मुख्तसर अगर कहिएगा। अच्छा, चले फिर वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया एहसान अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार, आपने वक्त निकाला। आबिद अलबशरिकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अनस मलिक साहब और असद शेख साहब ह्यूस्टन टेक्सास से, यूएसए से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया तय है कि अब जो फ़ैसला होने जा रहा है, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने दोबारा कोशिशें की हैं कि इस्लामाबाद वफ़द दोबारा आए और ये बैठकर बात हो और कहीं ना कहीं नताइज की तरफ जाया जाए। फ़ैसला जो भी होगा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कोशिश है कि खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन आए और ख़ास तौर पर ईरानियों के हक़ में फ़ैसला हो, क्योंकि ईरान गुज़श्ता 40 बरस से जो जंग लड़ रहा है वो बहुत अहम जंग है और इसके साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।